9th क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि ये आपका 8वां पार्ट है जिसमें बल और गति के नियम दे रखे हैं और ये पेज नंबर नई बुक में 104 और 105 पर है। तो इसमें प्रश्न है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। तो त्वरण आपको पता होता है कि वेग में बदलाव होता है, द्रव्यमान दे रखा है, तो बल पूछ रहे हैं। तो आइए पहले हम लिखते हैं क्या दिया है और क्या निकालना है। तो हम लिखेंगे दिया है पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 2 किलोग्राम और उसका त्वरण a1 जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 लिखेंगे 4 किलोग्राम है और उसका त्वरण a2 जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब हमें निकालना है कि किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो अब हम गति के दूसरे नियम से जानते हैं कि F बराबर ma होता है। तो फॉर्मूला है ये F से बल होता है, m से द्रव्यमान होता है, a से त्वरण होता है। तो बेटा पहले वाले भाग में पहले वाली जो वस्तु है F1 उसका द्रव्यमान होगा m1 a1। m1 का मान 2 किलोग्राम और a1 का मान 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भरेंगे। 2 पंजे 10 होता है, क्योंकि ये बल निकाल रहे हैं सीधा इसका इकाई लिख देंगे न्यूटन। ऐसे ही दूसरी वस्तु में बल F2 होगा, सूत्र होगा m2a2। तो क्योंकि बेस तो बेटा वही रहेगा ना, F बराबर ma है ना, तो m2 हमने भर दिया 4 किलोग्राम और उसका त्वरण था 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 4 दूनी 8 और सीधा न्यूटन लिखेंगे। क्योंकि F1 जो बल है वो बड़ा है F2 से, तो हमने लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इसके बाद यहाँ अगली लाइन होगी क्योंकि F1 बड़ा है F2 से। तो F1 तो बेटा पहली वस्तु का है ना, और जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। तो हम जब यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि F1 बड़ा है F2 से, तो 2 किलोग्राम वाली वस्तु को त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हम लिख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे बेटा इन सब चीज़ों पे। अच्छा चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला हमारा है 8.3 उदाहरण है ये पेज नंबर 105 पर है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक कार, तो बेटा कार दी हुई है, बस भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, स्कूटर भी हो सकता है। आपको मुख्य ये देखना है कि दिया क्या है। तो जो भी वाहन है उसके बारे में क्या दिया है। तो कार का 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। इसको देखते ही मेरे दिमाग में बात आई कि हम किलोमीटर प्रति घंटा में तो लेते ही नहीं गति, हम तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और घंटे को, क्योंकि बटा घंटा है तो बटा 1 घंटा हुआ इसका मतलब, तो 1 घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन चल रही जो कि आपके दिमाग में भी चलनी चाहिए, और इसको हम पेपर पे लिखेंगे। तो फिर ब्रेक लगाया गया, फ़ौरन दिमाग में बात उठी कि ब्रेक लगाया तो गाड़ी तो रुकेगी, कार तो रुकेगी। तो मेरे दिमाग में बात आई कि ये तो आरंभिक वेग होगा इसका, और क्योंकि ब्रेक लगाया गया है तो ये अंतिम वेग होगा जो कि 0 होगा, 0 होगा। और ब्रेक लगाते लगाते रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो हमें आरंभिक वेग u दे रखा है, अंतिम वेग v दे रखा है, समय दे रखा है। अब वो कह रहा है कि कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। तो कार पर जो ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगाने के लिए बल कितना लगा। तो आपको ध्यान होगा कि जो गाड़ी जिस दिशा में चल रही है वो बल है, और उसको रोकने वाला बल विपरीत दिशा में होता है जिसको घर्षण बल कहते हैं, और वो हमेशा गाड़ी और ज़मीन के जिस पे चल रही सतह पे चल रही है, ज़मीन है, लकड़ी है, कुछ भी है, तो उस सतह के बीच में लगता है। तो विपरीत दिशा के लिए बल का सिर्फ चिन्ह माइनस हो जाता है, नेगेटिव घटा का चिन्ह लग जाता है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है बेटा आपको। तो वो पूछ रहा है कि आप बताओ बल कितना होगा यदि बस कार में जो यात्री हैं उनको मिला के कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो इसका मतलब उसने द्रव्यमान दे रखा है। चलिए हम इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। तो हम लिखेंगे कि कार का आरंभिक वेग u जो है हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। 108 को 1000 से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा।
नीचे 3600 से भाग करेंगे, सेकंड में आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 36 दिया 108 होता है, तो 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया आपका आरंभिक वेग। ब्रेक लगाकर कार रुकी है तो अंतिम वेग v बराबर 0 होगा। लिया गया समय t 4 सेकंड दे रखा है। कुल द्रव्यमान m जो 1000 किलो दे रखा है। अब हमें निकालना है, लिखेंगे निकालना है ब्रेक लगाने के बाद लगा बल F। अब हमें गति के दूसरे नियम से पता है कि F बराबर होता है m हो गया द्रव्यमान, ये दे रखा है, a त्वरण नहीं दे रखा। a त्वरण निकालने के लिए हमारे पास गति के नियम हैं। 3 फार्मूला आपको याद है ना, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हमने पहले करे थे पिछले पार्ट में। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास v है, u है और t है, तो मैंने ये वाला फार्मूला उठाया a त्वरण निकालने के लिए कि v बराबर u प्लस ए टी। ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमें इसमें जो भी चीज़ निकालनी है उसको उल्टे हाथ पे रखते हैं और जो चीज़ दी गई है उसको सीधे हाथ पे रखते हैं बराबर के निशान के। तो मैंने इस सूत्र को अपनी तरफ से मोड़ लिया, u जमा ए टी बराबर v कर लिया। अब ए टी बराबर हो जाएगा v घटा में u और a बराबर हो जाएगा v घटा में u बटा में t। ये तो साधारण गणित में आप करते ही हो बेटा, है ना। अब सबका मान रख देंगे, तो v हमारा 0 है क्योंकि अंतिम वेग है, u हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड है, समय 4 सेकंड है, क्योंकि त्वरण है सीधा मैं इसका मात्रक लिख दूंगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये घटा 30 बटा 4 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, घटा 7.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये घटा का निशान क्यों आ रहा है? घटा का निशान विपरीत दिशा दिखाता है, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, वो रुक रही है, उसकी वेग में बदलाव हो रहा है, तो त्वरण उसी को तो कहते हैं वेग में बदलाव को, है ना। तो ये वेग में बदलाव हो रहा है, इसलिए घटा का चिन्ह है। अब हमारे पास m है, a, अब हमें बल निकालना है। तो अब गति के दूसरे नियम से F बराबर m है, तो F मतलब बल होगा हमारा 1000 किलोग्राम गुणा में a का मान, क्योंकि घटा में आया है तो इसके लिए ब्रैकेट में रखेंगे। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये घटा का निशान सामने आ जाता है, और क्योंकि F बल है तो बल का सीधा मात्रक हम न्यूटन लिखेंगे, किलोग्राम इसमें घबराने की बात नहीं है। और 1000 से जब 7.5 को गुणा करेंगे तो 7500 आएगा। तो घटा का जो चिन्ह है यानी ऋणात्मक चिन्ह बल की विपरीत दिशा को बताता है, यानी कि घर्षण बल जो कि गति की विपरीत दिशा में लगता है, जिसकी वजह से कार को हम रोक पाते हैं, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है बेटा, ओके।